DPSP की शुरुआत करेंगे और नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखोगे तो प्रिंसिपल्स आप एरो बनाइए, प्रिंसिपल्स को गोला मारिए और उसको एरो बना करके स्टेट पे लिखिए कि ये सिद्धांत जो हैं वो स्टेट के लिए हैं। और स्टेट के लिए कब हैं? जब उसको पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी बनानी है। तो ये डायरेक्शन कब देंगे? ये सिद्धांत डायरेक्शन देंगे स्टेट जब पॉलिसी बनाएगा। ठीक है, राज्य जब नीति का निर्माण करेगा तब ये सिद्धांत निर्देशित करेंगे, इसलिए ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। राज्य को जब भी पॉलिसी बनानी है तो इन सिद्धांतों के आधार पर बनानी। इसलिए आप लक्ष्मीकांत में जाओगे तो वहाँ गांधीयन फिलॉसफी, सोशलिस्ट फिलॉसफी, लिबरल फिलॉसफी, उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी, इस प्रकार के सिद्धांतों को लिखा हुआ है। और ये अगर आप इसकी तुलना करें थोड़ा सा करंट अफेयर्स के हिसाब से हम लोग देखें तो मैं 3-4 क्वेश्चन आपको लिखवा देना चाहता हूं करंट अफेयर्स के हिसाब से। एक तो भारत में शिक्षा की स्थिति, भारत में शिक्षा की स्थिति, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य की क्या कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस, स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, बुजुर्गों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, ओल्ड लोगों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए सामाजिक सहायता, सोशल सिक्योरिटी या सोशल असिस्टेंस, सोशल असिस्टेंस फॉर ओल्ड एज पर्सन्स। महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की स्थिति, फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि DPSP सही से पालन नहीं किया जा रहा। कई लोग आलोचना करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, पूंजीवादी देश हैं, वो पूंजीवादी देश जो हैं वो सोशलिस्ट योजनाएं नहीं चलाते हैं, इस प्रकार की स्कीम्स नहीं चलाते हैं। तो आप नॉर्डिक कंट्रीज़ में चले जाइए, जो सभी प्रकार के इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, करप्शन वाली चीज़ों में भी आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो सूची है उसमें चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो सबसे कम करप्ट कंट्री हैं, सबसे कम भ्रष्ट हैं, सबसे ज़्यादा विकसित हैं, सबसे कम भ्रष्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुश भी हैं, हैप्पीनेस वाले में भी हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 ईयर्स, 85 ईयर्स, 86 तक। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, 5 कंट्री आते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, जिनको हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। वो सबसे ऊपर जाते हैं और दोनों मोड को लेके चलते हैं, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट, दोनों को लेके चलते हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है एजुकेशन और हेल्थ पे। तो आप 3 सेगमेंट बना लीजिए, मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। 3 कॉलम बना लीजिए, खड़े खड़े 3 कॉलम बनाइए, खड़े 3 कॉलम खींचिए, 2 कॉलम खींचिए, 3 भाग हो जाएंगे। 2 लाइन खींचोगे तो अपने आप 3 हो जाएंगे। पहले वाले में डालिए 0 से 24, 0 से 24 एज ग्रुप। 0 से 24 साल वालों के लिए एजुकेशन फ्री किया हुआ है उन्होंने।
और 25 से 64, 25 से 64 वाले लोग हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। वहाँ की वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या कहलाती है? 25 से 64। हमारे यहाँ हम लोग 18 साल से वर्किंग एज पॉपुलेशन मान लेते हैं, और हमने फ्री किया हुआ है 14 साल तक वाले बच्चों के लिए, उन्होंने किया हुआ है 24 साल तक वालों के लिए, यानी पीएचडी तक फ्री करा दिया, पीजी करा दिया, यूजी तो करा ही दिया सबको, ग्रेजुएट तो सबको फ्री करा दिया। हमारे यहाँ 14 साल तक फ्री है। और ये जो 25 से 64 वाला है, ये टैक्स देता है, ओनली टैक्स यही देता है। 35%, 40% जो भी टैक्स है वो ये बीच वाला सेगमेंट देगा। और ऊपर 65 प्लस 85 तक है, तो कुछ लोग 100 तक भी जाते होंगे, एवरेज 85 है। पूरे देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हम लोग भी 70 पे पहुंच गए हैं, लेकिन उनका 85 है। और उन लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, उन लोगों का पूरा इलाज फ्री है, हेल्थ उन लोगों के लिए फ्री है, मेडिसिन, चेकअप उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना। तो अब कुछ समझ में आ रहा है? डीपीएसपी, जिस देश ने डीपीएसपी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाले हैं, वो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, हार्डली अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है। हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी हैं, लेकिन हम लोग इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ करप्शन। क्या है? करप्शन। एक तो 0 से 14 वाला है, नाम मात्र की एनएसएपी है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। 300 रुपये, 250 रुपये पेंशन बुजुर्गों को, वो भी बीपीएल से नीचे वालों को। और बीपीएल की लिस्ट बनाए हुए 20 साल हो गए। तो 20 सालों में जो नया बीपीएल तैयार हुआ, तो एक्सक्लूजन है, लोगों को एक्सक्लूड कर रखा है। तो नाम मात्र की सहायता है बुजुर्गों को, नाम मात्र की सहायता, कुछ नहीं होता 300-400 रुपए में, क्या होता है? इतनी से पेंशन से क्या कर लोगे? काम चल जाएगा महीने भर का। और उसमें भी करप्शन कितना है, और उसमें भी कई सारे पात्र लोग हैं वो बाहर हैं, उसमें आते नहीं हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं नॉर्डिक कंट्रीज का, दुनिया के सबसे विकसित देशों का, सबसे पूंजीवादी देशों का, कैपिटलिस्ट कंट्रीज का। वो अपने यहाँ सोशलिस्ट अप्रोच लगाए हुए हैं, समाजवादी अप्रोच लगाए हुए हैं। इससे वो टॉप 15 में, दुनिया के टॉप 15 कंट्रीज में, चाहे गिनी कोएफिशिएंट में चले जाओ, इनइक्वालिटी की बात कर लो, इनकम इनइक्वालिटी की बात कर लो, उनके यहाँ सबसे कम इनइक्वालिटी है। ठीक है कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने अब भी ये नहीं कहा कि ये रेवड़ी है और हम रेवड़ी फ्री क्यों दें, जैसा प्रधानमंत्री ने रेवड़ी वर्ड यूज़ किया था। ठीक है कि हम क्यों दें, उसको चिढ़ा रहे हैं, मतलब जिसको फ्री दे रहे हैं उसको चिढ़ा रहे हैं कि तुमको फ्री का चाहिए और रेवड़ी खा रहे हो तुम फ्री की, मतलब वो अपमानजनक है उसके लिए। वहाँ एजुकेशन वहाँ तक फ्री है, इसलिए सबको पढ़ना है और पढ़ना ही है, इसलिए वो देश बहुत आगे है। फिर वो जब टैक्स लेने की बारी आती है तो टैक्स लेते भी हैं, 25 से 64 वालों का टैक्स लेते हैं। 25 से 64 तक जो लोग काम करेंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं, वो टैक्स देंगे। आ गया ना समझ? तो वो डीपीएसपी है। अगर आपको देखना है कि विकसित देश, पूंजीवादी देश भी डीपीएसपी चलाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल चलाते हैं, बट वो इंप्लीमेंट करते हैं इस तरह, ना तो ढिंडोरा पीटते हैं कि हमारे पास डीपीएसपी है, और ना ही उनके वहाँ करप्शन है, वाकई में इंप्लीमेंट होता है, करप्शन 0 है। इसलिए स्कूल में लगना है तो हमारे स्कूल जो हैं गवर्नमेंट स्कूल हैं, हमारे यहाँ पे भी हैं, लेकिन उनका कोई फायदा है क्या? गवर्नमेंट स्कूल की हालत ठीक है? उनके वहाँ जो भी है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही निकला हुआ है। वहाँ का साइंटिस्ट भी गवर्नमेंट स्कूल से निकला हुआ है, वहाँ का राइटर भी गवर्नमेंट स्कूल से निकला हुआ है, और वहाँ का वीआईपी आदमी भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाके इलाज कराता है। उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। अब आ गया समझ में?
तो हमारे यहाँ एक तरह से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूलों और हॉस्पिटल को खराब रख करके, और सरकार करप्शन करके, अधिकारी करप्शन करके उसमें मदद करते हैं ताकि लोग प्राइवेट की तरफ जाएं। जानबूझ के खराब करके रखा जाता है। इसलिए डीपीएसपी लागू होने के बावजूद भी कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि नीयत साफ नहीं है और जनता में से कोई क्वेश्चन नहीं करता, सवाल ही नहीं करता। तो विकसित कैसे बनोगे? ऐसे थोड़ी बनते हैं विश्वगुरु, ऐसे थोड़ी बनते हैं विकसित। चोर लोग कभी विश्वगुरु बनते हैं? करप्ट है, करप्शन खून में भरा हुआ है एक एक आदमी के। ये दिक्कत है। इसलिए डीपीएसपी का सबसे बड़ा दुश्मन है करप्शन, और बाकी गरीबी। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो किताब लिखी थी इग्नाइटेड माइंड, और वो उसमें वो लड़की मंजुल, क्या नाम था, जिसको उन्होंने डेडिकेट किया बुक को, अपनी किताब समर्पित की उन्होंने उस लड़की को जो गांव से आई थी चेन्नई में। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो उन्होंने कहा था कि हमारे दुश्मन अमेरिका या हमारा दुश्मन कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि गरीबी। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? गरीबी। और भारत में गरीबी कृत्रिम गरीबी है। सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो गरीबी मिट जाए, क्योंकि हर व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाएगा, सिर्फ भ्रष्टाचार मिट जाए और हर आदमी का इलाज हो सकेगा। और हमने कोरोना के समय में देखा कि जो हॉस्पिटल्स हैं, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट की जो एम्बुलेंस हैं, गवर्नमेंट के जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो उनका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है उनका। क्योंकि प्राइवेट वाले तो कुछ भी रेट लगा लेंगे। तो हमने कोरोना में उस चीज़ को देख चुके हैं, लेकिन अभी तक सबक नहीं लिया है, उसके ऊपर कोई कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है उसके ऊपर। इसलिए डीपीएसपी बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। जवाहरलाल नेहरू से जब पूछा गया कि ये तो नॉन एनफोर्सिएबल है इन कोर्ट, जस्टिसिएबल है ही नहीं, कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा रहे, लेकिन जनता की कोर्ट में तो जाना ही होगा ना। आप इनको लागू नहीं करोगे तो अगले 5 साल में जनता आपको बाहर कर देगी। जनता के न्यायालय में तो लागू होते हैं ना ये। इसलिए डीपीएसपी किसके न्यायालय में लागू होते हैं? पब्लिक कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं होते, लेकिन पब्लिक के कोर्ट में। अगर इनके साथ कोई पार्टी खेलेगी तो हार जाएगी अगला चुनाव, क्योंकि जनता उसको सबक सिखा देगी हमारे डीपीएसपी का क्या हुआ। इसलिए डीपीएसपी जो आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है कि वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो सरकार के कर्तव्य हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। क्योंकि अगर उन ड्यूटीज को आप नहीं निभाओगे तो जनता सबक सिखाएगी। बट जनता को ये पता हो कि ये सरकार की ड्यूटी है। जनता में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनको तो ये भी नहीं पता कि ये सरकार की ड्यूटी है। इसलिए डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लोग पढ़ते समय में बहुत लाइट मूड में रहते हैं और सोचते हैं कि चूंकि नॉन एनफोर्सिएबल है और नॉन जस्टिसिएबल है तो बहुत ज़्यादा दम नहीं है इनमें। बहुत दमदार, बहुत ही दमदार। एक एक की भावना अगर आप समझोगे तो दुनिया के कई देश इसको अपने यहाँ किसी न किसी रूप में लागू किए हुए हैं। तभी तो ओबामा केयर क्या है? हमारे यहाँ जैसा नहीं है वो। हमारे यहाँ जो आयुष्मान योजना है उसमें तो बहुत सारा घपला है, बहुत सारी झंझट है। ओबामा केयर अलग चीज है, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते उसको। संपूर्ण सुरक्षा है, वहाँ टैक्स लिया जाता है तो वापस सिक्योरिटी बहुत दी जाती है। आप जंगल में भी मकान ले लेते हो तो आप आराम से रह सकते हो। बाहर कार खड़ी है तो उसको रख सकते हो, बाइक खड़ी रख सकते हो। 24 घंटे के अंदर रिजल्ट्स आ जाएंगे, 10 घंटे के अंदर रिजल्ट्स आ जाएंगे। उतनी जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, उतने सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी देता है सर गवर्नमेंट, अच्छे रोड देती है,
अच्छी चिकित्सा मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, स्कूल एजुकेशन 100% फ्री है अमेरिका में, 100%, और कोई भेदभाव नहीं है। जिस काउंटी में वो स्कूल है उस काउंटी का मेयर, जो वहाँ का जो शरीफ है, वो भी शरीफ का बच्चा भी वहीं पढ़ता है, और दूसरा जो आम आदमी है उसका बच्चा भी। और यहाँ से कोई आदमी अगर ड्राइविंग के लिए गया 1 साल के लिए कि मैं थोड़ा ड्राइविंग करके कुछ टैक्सी चला के पैसा कमाऊंगा अमेरिका में, तो वो अपने बच्चे को उसी स्कूल में एडमिशन करा के आ जाता है। वहाँ वो मना नहीं करता कि तुम्हारे बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, उसी स्कूल में। एलन मस्क का लड़का जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में उस ड्राइवर का बच्चा भी एडमिशन ले लेगा, ठीक उसी स्कूल में। ये ताकत है। तो ये डीपीएसपी नहीं है क्या? डीपीएसपी जीवंत रूप में है, बिना करप्शन के है। हमारे यहाँ डीपीएसपी है लेकिन वो धूमिल हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। बातें बड़ी आदर्श बहुत अच्छे हैं और रखे भी गए। अगर नहीं रखे जाते तो और क्या होता, और ज्यादा बुरी स्थिति होती। अगर कहीं लिखा हो कि यहाँ पर थूकना मना है या जूते यहाँ उतारो, उसके बावजूद जो है 80% लोगों ने तो उतारे, लेकिन 20% लोग आगे लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं लिखा होता तो शायद और ज्यादा लोग जूते आगे ले जाते हैं। इसलिए वो लिखे होने का कुछ तो मतलब है ना। इसलिए हमारे यहाँ डीपीएसपी ठीक वही लाइन का काम करते हैं, 36 से 51। तो अब हम गिनना शुरू करते हैं। उससे पहले करंट अफेयर्स में मैंने कुछ चीज़ें बताई, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। एक तो वो एनएसएपी की जो बात कर रहे हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, आर्टिकल 41 का पार्ट है। तो मैं आपको यहाँ बीच में से बता देता हूँ। आर्टिकल 41 का मतलब ही यही होता है सामाजिक सुरक्षा, ओल्ड एज पेंशन, और मनरेगा भी उसी का पार्ट है, काम देना, लोगों को रोजगार देना। आर्टिकल 41 लेबर रिफॉर्म का पार्ट भी है। ये लेबर रिफॉर्म जब आए थे सेकंड जनरेशन के, उसमें भी यही बात थी कि लोगों को काम देना, और लोगों को काम देने के साथ साथ सामाजिक सहायता भी देना, सोशल सिक्योरिटी भी देना, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एनएसएपी। एनएसएपी इंदिरा गांधी के समय से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बट प्रॉब्लम है, कई राज्य सरकारों ने उससे आगे जाकर के अपने स्तर पे एनएसएपी देने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत यह है एनएसएपी में कि करप्शन बहुत है और एक्सक्लूड बहुत है। एक्सक्लूजन एरर और इंक्लूजन एरर, दो तरह की चीजें समझ लीजिएगा। जब आप बीपीएल की लिस्ट बनाएंगे और उन लोगों को सामाजिक सहायता के लिए लायक मानेंगे, तो तमिलनाडु में जो केस है, तमिलनाडु में वो केस ये है कि अगर किसी का बच्चा शहर में काम कर रहा है और अच्छे पैसे कमा रहा है, तो उसका पिता गांव में रहता है तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन उसका बेटा अगर उसको पसंद नहीं करता या पैसा नहीं देता, तो उसको तो सहायता की जरूरत है ना। तो ये कौन सा आधार हुआ कि किसी का बेटा यदि शहर में काम पे लगा हुआ है, उसको रोजगार मिला हुआ है, तो उसके पिता को सहायता की जरूरत नहीं है? ये तो कोई आधार नहीं होता। तो सरकारी अधिकारियों को ये सिखाया जाता है कि किसी गलत आदमी को फायदा ना मिल जाए, जो बेनिफिशियरी है वो कहीं रॉन्ग ना हो, सरकार का पैसा गलत आदमी के हाथ में ना चला जाए। 300-400 रुपए महीने का जो है वो कहीं ऐसे व्यक्ति के पास न चला जाए जो समर्थ है और जिसको जरूरत नहीं है। कहीं ऐसे आदमी के हाथ में चला गया तो फिर ये पॉलिसी खराब है। तो इसको ख्याल रखते रखते वो कई लोगों को एक्सक्लूड कर देता है जो जेन्युइन है, जिनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज को इंक्लूजन एरर ना हो, इसलिए वो एक्सक्लूजन एरर ज्यादा कर देता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि उससे कोई इंक्लूजन एरर ना हो जाए, इस चक्कर में वो बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को बाहर कर दिया। तो जो अभी एक राइटर थे जो मैं अखबार में पढ़ रहा था, वो सलाह दे रहे थे सरकार को कि तमिलनाडु सरकार के जो ये सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इसमें 4000 करोड़ रुपया जाता है।
4,000 करोड़ रुपया इसमें लगता है जब वो एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर का ख्याल रखते हुए कई लोगों को बाहर निकाल देते हैं तो। लेकिन वो सारे बेनिफिशरीज को अगर इंक्लूड कर लें, जिनको उन्होंने एक्सक्लूड किया, अगर उनको इंक्लूड भी कर लें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और तमिलनाडु सरकार अपने दूसरे लोगों को जो पेंशन देती है, कर्मचारियों को जो पेंशन देती है, और या दूसरी जो रिटायरमेंट हेल्प करती है रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट, वो है 40,000 करोड़ की। और उसमें तमिलनाडु की 1% जनसंख्या आती है। उसमें तमिलनाडु की कितनी जनसंख्या है? केवल 1% जनसंख्या है। उसको वो 40,000 करोड़ हर महीने, हर साल देती है। और यहाँ पर वो तमाम ख्याल रखते हुए 4,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अगर वो ये सब लोगों को समान रूप से दे दें, इस बात की चिंता न करें कि ये पात्र है या नहीं, ये एलिजिबल है या नहीं, सभी लोगों को दे दे तो केवल 10,000 करोड़ खर्च होंगे। लेकिन इसमें जनसंख्या आएगी 10 से 12%। जनसंख्या कितनी होगी? 10 से 12%। तो ऐसा काम किया जा सकता है। 10 से 12% जनसंख्या को लाभ पहुंचाने के लिए आप 10,000 करोड़ खर्च कर दो, क्योंकि 1% जनसंख्या के लिए आप 40,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। बात समझ में आई है? तो योजनाएं बनाने वालों में संवेदनशील लोग होंगे तो वो अच्छी सलाह दे पाएंगे और उसका रिजल्ट भी आ पाएगा। ठीक है ना? तो मुझे लगता है एक उदाहरण से आपको सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में क्या फ़ायदा होना चाहिए, क्या नुकसान होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये तो हो गई बुजुर्गों वाली बात। मैंने अभी आपको नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में बताया। दूसरी चीज़ है बच्चों की, एजुकेशन की, डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब आप माल्थुसियन थ्योरी पढ़ते हो ना, तो पिरामिड पढ़ते हो, पॉपुलेशन पिरामिड्स पढ़िएगा, कंसेप्ट देखिएगा जाकर के। माल्थुसियन थ्योरी और पॉपुलेशन पिरामिड दोनों का शॉर्ट नोट भी लिखिए, उसके ऊपर 50 वर्ड का एक शॉर्ट नोट बनाइए। तो पॉपुलेशन पिरामिड्स में आप देखते हो कि जब देश गरीब होता है और कम उसकी इनकम होती है तो एजुकेशन का स्तर भी कम होता है, फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होती है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा होती है, एजुकेशन भी कम होती है। तो ये सब एक साथ है, फर्टिलिटी रेट का कम होना, एजुकेशन का कम होना, गरीबी का ज़्यादा होना, एक साथ है। 1940 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 साल। 1940 में अंग्रेज़ों के समय में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 32। अभी एक आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है जॉन द्रेज ने और एस्थर डफलो ने, जो अभिजीत बनर्जी की वाइफ है, जिनको उनके साथ ही नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स। तो उनका आर्टिकल आप सर्च कीजिएगा। तो वो लिख रहे हैं कि 70 साल हो गई है। बहुत खुशी की बात है कि हम ने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कर ली है? 70 साल कर ली। लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी बता रहे हैं, खास करके डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। इस देश की 55% जनसंख्या जो है वो 35 साल से कम है। 100 करोड़ लोग हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं अभी। और मैं जिन नॉर्डिक कंट्रीज की बात बता रहा हूं, वहां एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओल्ड एज पीपल। वो जो 65 प्लस जो लोग हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन घट रही है क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं। जिनकी शिक्षा फ्री कर रखी है वो बच्चे अब बहुत कम है, वर्किंग एज पॉपुलेशन अब घटती जा रही है और भविष्य में और घटने की उम्मीद है। इसलिए वो कंट्रीज अलग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अब उनके साथ में दिक्कत ये है कि वो बोझ बहुत बढ़ जाएगा जिनका इलाज कराना। वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो टैक्स देने वाले लोग जो हैं वो कम हो जाएंगे और जिनके ऊपर खर्चा होना है, सोशल असिस्टेंस जिनको मिलना है, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। भारत के साथ अभी अगले 20 साल ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में भारत के साथ सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, वही यूरोपियन कंट्रीज़ वाली, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वाली। तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत में अभी 100 करोड़ लोग काम
करने के लायक हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी रिपोर्ट दी है कि 23% लोगों को काम मिल पाता है। 100 लोग अगर काम करने लायक हैं और योग्य हैं, स्किल्ड भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, तो उनमें से केवल 23 को मिल पाता है। लेकिन CMIE, महेश व्यास की CMIE पे भी एक शॉर्ट नोट लिख लीजिएगा। CMIE संस्था है जो अपनी रिपोर्ट निकालती है। महेश व्यास करके सर्च करना, अपने आप आ जाएगा। इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, सर्वे करती है। इसने सर्वे किया है कि ये जो वर्ल्ड बैंक ने डेटा लिया है ILO के हिसाब से लिया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लिया है, और ये डेटा जो है बड़ा कमज़ोर है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स ठीक नहीं हैं। बाकी हम लोगों ने जो सर्वे किया है वो 10.2 है कि 100 लोग जॉब मांगने जाते हैं तो 10.2 लोगों को मिलता है, यानी कि 10 लोगों को जॉब मिलता है, 90 लोगों को जॉब नहीं मिलता। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। एम्प्लॉयमेंट रेट बोलते हैं उसको। उस एज ग्रुप में जितने लोग जॉब मांगने जाते हैं उनमें से केवल 10 को जॉब मिलता है। तो एक बार मैंने आपको बताया था कि भारत कहीं ऐसा ना हो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हुए या यूरोपियन कंट्रीज हुए या जापान हुआ, पहले अमीर हुए फिर बाद में बूढ़े हुए। कंट्री बूढ़ा होने से पहले अमीर हो चुका था। भारत के साथ ये खतरा है कि हम अभी अमीर हुए नहीं और उससे पहले हम बूढ़े हो सकते हैं। इसको बोलेंगे डेमोग्राफिक डिजास्टर, जिसको हम डिविडेंड बोल रहे हैं, जनसांख्यिकी लाभांश। वो डिजास्टर बन जाएगा यदि हमने उन 100 लोगों में से कम 50 लोगों को, क्योंकि 1990 में 43 लोगों को काम मिलता था, 100 में से 43 लोगों को काम मिलता था। सन 2000 में आते आते वो कमजोर हो गया और अब कहाँ पहुंच गया? 10.2 पे पहुंच गया है 2022 में। अभी हाल की रिपोर्ट, अभी 2022 की रिपोर्ट। और सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। PLFS करते हैं वो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, बट उसके आंकड़े जैसे ही सरकार के खिलाफ जाते हैं वो रिपोर्ट दबा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है जनगणना नहीं है। तो एक क्वेश्चन जनगणना के ऊपर लिखिए करंट अफेयर्स में कि हमारा सेंसस कहाँ है। 2021 गया, कोरोना का बहाना भी अब आप नहीं कर सकते। जनगणना कहाँ है? जनगणना 1881 से 1881 से 71 का तो छोड़ दीजिए, चलिए मेयो का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन 81 से लगातार है। और परतंत्र भारत में भी हुई है, 7 जनगणनाएं उस समय में भी हुई जब देश गुलाम था। और सबसे बड़ी बात है इन्फ्लुएंजा जो था, स्पेनिश फ्लू 1919 का, जिसमें 2.5 करोड़ लोग करीब मारे थे, 2 करोड़ लोग मरे थे इंडियंस। 1.3 करोड़ ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन 2 करोड़ गया था। 2 करोड़ लोग मरे थे उसमें, और सरकार ने तो अभी माना है कि केवल 5-6 लाख लोग मरे भारत में। तो जिसमें 2 करोड़ मरे थे तब भी 1921 की जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी। तो जो हमारा डेसिनियल सेंसस है वो आज तक कभी रुका नहीं। वर्ल्ड वॉर के बीच में भी नहीं रुका। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब भी सेंसस हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ, 1941 वाला थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी सेंसस हुआ। तो अभी कौन सी ऐसी आपदा है कि हम सेंसस नहीं कर रहे हैं? गृह मंत्रालय का काम है ये सेंसस। और सेंसस के बिना आप योजना कैसे बनाओगे? 2011 के बाद तो 2011 का आंकड़ा तो बहुत बासी आंकड़ा हो गया ना, उससे कैसे बनाओगे? 50 से लेके 200 तक के डेटा, अलग अलग तरह के आंकड़े आते हैं उसमें। कच्चा मकान है, पक्का मकान है, कौन सी एमेनिटीज है। एक एक आदमी का सर्वे होता है, एक एक आदमी से घर घर जाकर के पूछा जाता है, परिवार से परिवार। 25 करोड़ परिवारों का सवाल है, भारत के 25 करोड़ परिवार कैसे करेगी? सबका लेखा जोखा। सेंसस को बिल्कुल नहीं टाला जाता, कभी नहीं टाला जाता। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि सेंसस
सभी देशों को करवाना है और 150 देश अपना डेसिनियल सेंसस 2021 वाला कंप्लीट कर चुके हैं दुनिया में। अब हम बचे हुए हैं इथियोपिया के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। ऐसे देश जो नहीं करवा पाए उनके साथ हमारा नाम है। और भारत का डंका बजता था स्टैटिस्टिक्स में 1950s में, 50 के दशक में, जब पीसी महालनोबिस जैसे स्टैटिस्टिशियन थे हमारे पास। और तब हम जब डेटा कलेक्ट करते थे कंट्री भर से, उस समय में NSSO बना था, CSO बने थे, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इनका निर्माण 1950s में हुआ है। डेटा कलेक्ट करना, जनता का डेटा कलेक्ट करना 50s में, जब देश आज़ादी हुआ था तब हम अच्छे से डेटा कलेक्ट करते थे और दुनिया में डंका बजता था इंडिया का। और कई लोग हंसी उड़ाते थे यूरोपियन और अमेरिकन कि इंडिया जैसा गरीब और अनपढ़ देश कैसे डेटा कलेक्ट करेगा। और बाद में हमारे स्टैटिस्टिशियन ने जाकर के अमेरिका का डेटा बनाया। व्हाइट हाउस में नौकरी करते हैं बहुत सारे लोग सांख्यिकी पढ़े हुए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। यहाँ पर जो MSc सांख्यिकी में करके गए, MA सांख्यिकी में करके गए, उन लोगों को सबको अमेरिका में नौकरी मिली, व्हाइट हाउस में। और उन्होंने अमेरिका का डेटा कलेक्ट करके और अमेरिका के प्रेसिडेंट के टेबल पे रखा और वहाँ फिर पॉलिसीज बनी। तो इंडियन स्टैटिस्टिशियन जो है 1950s से अपना लोहा मनवा चुके हैं, इसलिए रेप्यूटेशन जो है स्टेक पे लगी हुई है, दांव पे लगी हुई है भारत की। और डिले होता जा रहा है और 2022 का एंड आ गया। तो एक राइटर ने अभी लिखा था इसी के ऊपर, तो मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि 30 लाख लोग एन्यूमरेटर लगेंगे जो गिनेंगे लोगों को, और सुपरवाइजर्स होंगे। तो ये जो एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर्स हैं जो सेंसस में लगने वाले हैं, डेसिनियल सेंसस में, इन सब की ट्रेनिंग जो है वो पहले शुरू होनी। हमेशा फरवरी में सेंसस किया जाता है, क्लाइमेटिक और भी कई तरह के प्रिकॉशन की वजह से, और मार्च में उसका रिवीजन किया जाता है जब भी सेंसस होता है। तो अगर फरवरी 2023 में सेंसस होना है तो सितंबर अक्टूबर में ट्रेनिंग होनी चाहिए 30 लाख लोगों की। 30 लाख लोगों की ट्रेनिंग होनी है जो सेंसस करने वाले हैं। और अगर आप अभी ट्रेनिंग नहीं करा रहे, इसका मतलब 2023 में सेंसस नहीं होने वाला है और 24 में लोकसभा चुनाव है। इसका मतलब आपने विचार त्याग दिया सेंसस में कि 2021 का सेंसस स्किप कर दिया। है ना खतरनाक चीज़। तो पॉलिसी कैसे बनाओ? आप घर पे अगर कोई समोसे भी मंगाता है तो आप लोगों को गिन के जाते हो ना कि कितने समोसे लाने हैं। यहाँ पूरे देश के लिए योजनाएं बनानी है, खर्चा करना है पूरे देश के लिए, पॉलिसी बननी है। तो इसलिए मैं DPSP बताऊं उससे पहले थोड़ी पोल पट्टी हम अभी देश की जान लें कि DPSP लागू किस देश पे करेंगे। ऐसे देश पे जिसके पास 2011 के आंकड़े हैं और सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन भी नहीं है कि ये हम कराने जा रहे हैं और अभी नहीं करा रहे और 2 महीने बाद कराएंगे। कहीं सुगबुगाहट है। आपने कोई स्टेटमेंट सुना मीडिया में? कहीं किसी से क्वेश्चन पूछते हुए किसी एंकर या किसी सुना है कभी? ये तो बलाओ द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का जो सिविल सर्विसेज के हिसाब से मटेरियल लिखते लिखते सरकार के खिलाफ भी बोल जाता है और कुछ बता जाता है, बाकी कहीं कोई हवा ही नहीं है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आपने जनगणना देखी ना, आपके रिश्तेदार होंगे कोई टीचर या कोई भी सरकारी कर्मचारी, तो वो जनगणना में जब लगते हैं तो कितना गंभीरता से लगते हैं। चुनाव और जनगणना ये 2 जो काम है, पशु गणना तक करते हैं भाई, गायों की गणना हुई है, ये तो इंसान की गणना तो करा लो, इंसान की गणना करा लो भाई। बनाओगे कैसे? पॉलिसी कैसे बनाओगे? DPSP तो बहुत बड़ी बात है, पॉलिसी कैसे बनाओगे? असर रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा। असर रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन कराता है, असर रिपोर्ट एजुकेशन के ऊपर। प्रथम फाउंडेशन एजुकेशन के ऊपर हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या हो रहा है वो बता रहा है कि 2008 में
5th क्लास के बच्चे 2 क्लास का 2nd क्लास का चैप्टर नहीं पढ़ पाते थे, टेक्स्ट ही नहीं पढ़ पाते। ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 30% थी, 35%। 35% बच्चे 2008 में 5th क्लास के 2nd क्लास का नहीं पढ़ पाते इंडिया में। और अभी 2018 में 55% बच्चे 5th क्लास वाले 2nd क्लास का नहीं कर पाते। और ठीक ऐसे ही 5th क्लास वाले सिंपल डिवीजन नहीं कर पाते जो 2nd में है। और उसकी संख्या भी बढ़ गई 2018 में। कोविड के बाद का तो है ही नहीं, जब 3 साल स्कूल बंद थे। अब तो और भयावह आंकड़े आने हैं, शायद अब 80% 70% जाएगा। ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये युवा हैं जिनके कंधे पे हम भारत रखने वाले हैं फ्यूचर का। लैंग्वेज, इंग्लिश और मैथ्स और वो तो सब बहुत बड़ी चीजें हैं, और बाकी चीजें तो उसको छोड़िए। इसलिए क्या तो स्किल होगा, गिने चुने लोग जो रिकॉर्ड बनाते हैं या टॉपर आ जाते हैं या मीडिया में इधर उधर चलते हैं, वो तो अपर मिडिल क्लास के बच्चे जो है नीट जेई और ये सब निकालते हैं, बढ़िया महंगी कोचिंग करते हैं। ये सब चीजें नहीं है रूरल एरिया में। और सबसे बड़ी चीज है अर्बनाइजेशन घट गया है इंडिया का। जो व्यक्ति गांवों में पैदल चल के गया था कोरोना के समय में, उसको कहा रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत का ग्रामीणीकरण। और वो गया, वो वापस लौट के नहीं आया अभी तक। बहुत सारे लोग लौट के नहीं आए, परमानेंट ही गाँव में चले गए। तो अर्बनाइजेशन नहीं होगा तो शिक्षा की हालत और ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि उन्हीं लोगों के बच्चे तो स्कूल जाते थे, आंगनवाड़ी में पढ़ते थे, चाहे वो मिड डे मील के चक्कर में ही जाते हो या किस में, लेकिन कम से कम शहर के स्कूलों में जाते तो थे। तो हालात आपको मैंने चारों तरफ से घेर के बता दिए हैं कि बच्चों का क्या हो रहा है, बुजुर्गों के प्रति क्या हो रहा है, और जिन आंकड़ों के सहायता से मदद होनी है। सरकार को ही फायदा होगा ना, सेंसस होगा तो सरकार को ही फायदा होगा। सभी तरह के आंकड़े होंगे उनके पास। अभी उनको लग रहा है कि हम ये सर्वे करा लेंगे, वो करा लेंगे, ऐसा करा लेंगे, वैसा करा लेंगे, और उससे काम हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि वो ऐसे सर्वे से और उससे काम चल जाएगा। बहुत टफ है ये, बहुत मुश्किल काम है। बहुत जनगणना के अंदर जो डेटा होते हैं ना, आप देखिएगा कितने तरह का डेटा होता है उसमें। सरकार के टेबल पे, एक व्यक्ति के टेबल पे आ जाता है वो सारी चीज। कलेक्टर्स के पास होता है, फिर वही डेटा कमिश्नर्स के पास होता है। और हम सब सिविल सर्विसेज में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, हम लोग कब से पढ़ा रहे हैं? 2011 से 18 से बोलने लगे थे, 16 से बोलने लगे थे कि अब 21 का डेटा आ जाएगा, आपका ये डेटा 11 वाला अब बेकार हो जाएगा, 21 का डेटा आ जाएगा, 21 का डेटा आ जाएगा। अब कहाँ 21 का डेटा? 22 जा रहा है। तो अगर अभी भी समय है, अभी भी चेत जाना चाहिए, नहीं तो वही डिजास्टर, हर तरह से डिजास्टर होना है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो है ये सब आप लिखिएगा। अब आपके नोट्स बनाने के लिए, निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए मैटर मिला है ना, तो 4-5 चीज़ें मिल गई। सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये वाला हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज़, करप्शन की वजह से हमारे शहरों में जो बेंगलोर डूबा था अभी, तो उसके हालात है। तो भोपाल भी ठीक इसी तरह झीलों और तालाबों का शहर है। अगर इसके झील तालाब भी बेच दिए, जैसा चिरायू बना दिया था, अभी इस बार पानी घुस गया था उसमें भी, तो बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया में बना हुआ है। तो कैचमेंट एरिया में कॉलोनीज बन गई हैं, हॉस्पिटल बन गया, तो मिली भगत से ही बना होगा अधिकारियों की और नेताओं की। नहीं तो कैचमेंट एरिया में रामसर साइट है, वो रामसर साइट है, भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट है, उसमें जा करके हॉस्पिटल बना दिया लोगों ने। ऐसे कैसे बना दिया भाई? बेंगलोर में यही तो हुआ, तालाब बेच खाए।
सारी ग्राम पंचायतें जो आपस में पास पास थी, हमारे यहाँ पे भी भोपाल के आसपास सेवनिया, ये वो बावड़िया, ये सब ग्राम पंचायतें, छोटे छोटे गांव थे, उन सबको नगर निगम में आ गए, नगर निगम की सीमा में हो गए, वो शहर हो गया। आप एड्रेस देते ना कि हम सेवनिया में रहते हैं, हम बावड़िया में रहते हैं, तो एड्रेस कैसे देते हैं हम? ये तो गांव थे ना, तो ग्राम पंचायत कहाँ है वहाँ की? ग्राम पंचायत खत्म। तो ग्राम पंचायत खत्म तो हुआ क्या? ग्राम पंचायत का जो डेटा था, किसानों की जो भूमि थी उसको सब, और वहाँ जो शासकीय भूमि थी, वहाँ जो तालाब था, वहाँ जो झील थी, उस पर मिट्टी डाल के बिल्डर ने करोड़ों कमा लिए, 100 गुना 1000 गुना कमा लिए, उसी में से बंटवारा कर दिया, थोड़ा अधिकारी को दिया, थोड़ा नेता को दिया, वो गांव गायब, वो एड्रेस भर रह गया गांव बस। ग्राम पंचायत थी तब तक वो सेंसिटिव इशू था, तब तक उसमें से भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं कम थी, क्योंकि उसमें गांव में किसानों के नाम पे चढ़ी हुई थी जमीनें, और बाकी सरकारी जमीन थी, गाय चराने के लिए जो जमीन थी वो अलग जमीन थी। झील थी या तालाब था, हर गांव में तालाब होता है, लेकिन आप बावड़िया में और सेवनिया में कहीं तालाब देखते हैं? तालाब बस जो जिनको वो हटा नहीं सकते, जिसमें मिट्टी नहीं, इनका बस चले तो इसमें मिट्टी डाल के इसमें मॉल खड़ा कर दें। यही काम हुआ है बेंगलोर में, पैसे ले दे करके पूरा बेंगलोर का तमाशा बना दिया। सारे झील तालाब वालाब सब सरकारी जो थे, पब्लिक के जो थे, वो सब प्राइवेट कर दिए और बिल्डर्स को पकड़ा दिए, वहाँ बन गए बड़े बड़े मल्टी और वो सब। तो अब उनमें पानी भरा हुआ है, पानी तो जानता है कि उसे कहाँ टिकना है, क्योंकि पहले झील उसका घर था, वो वहीं जाता है। अब वहाँ करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी है, ये है वो है, वो सब पानी में दबी रही, तो जीडीपी खराब हो रहा है। तो पानी को तो आपने घुसने का, बाहर निकलने का मौका, जबकि वो हाईलैंड है, ऊंची भूमि है, ऐसा नहीं कि बेंगलोर गड्ढे में है, ठीक है। तो सबमर्ज्ड हो गया, जबकि जो सबमर्ज्ड कंट्री है नीदरलैंड का एग्जांपल पढ़िएगा, सबमर्ज्ड कंट्री है, लो कंट्री है। उसका वीडियो जा करके देखिए कि लो कंट्री ने कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करके रखा हुआ है। नीदरलैंड बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, एकदम समुद्र के जो मीन सी लेवल है उससे भी 25% नीचे है, मीन सी लेवल्स उससे भी 25% नीचे है, उसके बावजूद वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के कारण ऊपर बनाए हुए हैं और कभी डूबता नहीं, पूरा कंट्री, और खास करके उसका वेस्टर्न पार्ट, कोस्टल एरिया। तो लोग अगर ईमानदार हों, लोग अगर समझदार हों, पढ़े लिखे हों, जागरूक हों देश के प्रति, वाकई में ये है देशभक्ति। देशभक्ति ये सब नहीं है कि आप कुछ भी गंदगी करते रहो और हम उस पर चद्दर डालते रहें, चटाई बिछाते रहें, अच्छे अच्छे कालीन बिछाते रहें, बदबू मारेगी ना एक दिन सब चीज़ें। सफाई करने का नाम देशभक्ति है, गंदगी हटाने का नाम देशभक्ति है। आपकी गंदगी पे कालीन डालना, सुंदर कालीन डालना, ये कोई देशभक्ति नहीं है, जैसा न्यूज़ चैनल करते रहते हैं। इसको देशभक्ति बोलते हैं क्या? ये देशद्रोह है। बच्चा अगर गड़बड़ कर रहा है तो उसको ठीक करना पिता का धर्म है, न कि उसको लाड़ प्यार करके उसके गलत आदतों को प्रमोट करना। ये कोई पिता का धर्म नहीं है, ये अपने कर्म से भागना हुआ, अपने कर्तव्य से भागना हुआ, ठीक है। बच्चों की गलती बताना, और हम लोग तो खैर टीचर हैं तो हम लोगों को तो ये सब चीज़ें दिखती है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। तो आपको बता रहे हैं, फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं, आप जाके पढ़ो ना, डेटा पढ़ा हुआ है, पढ़ो आप। ऐसे बोलने भर से थोड़ी होता है, जोर जोर से हाथ हिलाने से, चिल्लाने से नहीं होता। सच अलग चीज होती है, बिल्कुल अलग है, और आपको वो लिखना है, तभी तो डीपीएसपी और इन सब में वो लिख पाओगे। ठीक है, आपको न तो प्रो गवर्नमेंट होना ना एंटी गवर्नमेंट होना है, वो एक अलग चीज है। हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर लिखेंगे, रेशनल तरीके से लिखेंगे, बट पेरोकियल भी तो नहीं होना है ना, हमको एकदम अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें, जो करंट अफेयर्स का मुद्दा मिल गया आपको, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के 4-5 मैं हर बार देता हूँ, जब सैटरडे को मैं क्लास शुरू करता हूँ तो करंट अफेयर्स पे लिखने के लिए आपको, ताकि आपको अच्छी जो इम्पोर्टेंट जानकारी वाली चीज़ें, अखबार में बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ही
परीक्षा में आने लायक। इसलिए मेंस का पेपर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जो बताया जाता है इसी में से मेंस का पेपर मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो अब डीपीएसपी में 36 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन है, और वो स्टेट की डेफिनेशन ठीक वही डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 12 में भी स्टेट की डेफिनेशन है, वो निगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर। कौन से? आर्टिकल 12 में जो परिभाषा है फंडामेंटल राइट्स के उसमें, वहाँ स्टेट के ऊपर निगेटिव ऑब्लिगेशन है, यहाँ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। 36 में पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर, क्योंकि डीपीएसपी आपको लागू करना है, वहाँ आपको हनन नहीं करना है। ठीक है। और 37 और ये नॉन एनफोर्सिबल। ठीक है, नॉन एनफोर्सिएबल बोलते हैं हम लोग कि ये जस्टिसिएबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं घसीट सकते राज्य को कि राज्य ने ये किया कि नहीं किया। मैंने आगे बताया था आपको 38 में बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देगा। स्टेट की ड्यूटी होगी, राज्य की ड्यूटी होगी, सरकार की ड्यूटी होगी कि वो धन का संकेंद्रीकरण ना होने दे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने दे। और इसके लिए इक्वलिटी लाने की कोशिश करे। इक्वलिटी, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल पे। किसमें है? 39 में। 39 में। और 39 ए कहता है फ्री लीगल एड। 39 कैपिटल ए क्या कहता है? फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक सहायता। अगर किसी व्यक्ति में वकील करने की क्षमता नहीं है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उसको, स्टेट की ड्यूटी है कि वो उसको एडवोकेट उपलब्ध कराएगा। अदरवाइज तो वो सेल्फ इनक्रिमिनेशन हो जाएगा, है ना, खुद के खिलाफ खुद की गवाही हो जाएगी ना। तो वकील तो जरूरी है, फंडामेंटल राइट भी है देखा जाए तो 22 में। और यहां पर क्या हो गया उसका? गवर्नमेंट की ड्यूटी 39 ए। 40 ग्राम पंचायत लिखिएगा, ग्राम पंचायत, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम पंचायत। तो यहाँ पूरा अधिनियम आ जाएगा, 73rd 74th अमेंडमेंट, और पूरा लोकल बॉडीज और खास करके ग्राम पंचायत। गांधीवादी स्वरूप है ये, गांधीवादी स्वरूप। और 41 अभी बताया मैंने आपको, सोशल असिस्टेंस, सामाजिक सहायता, बुजुर्गों को, ओल्ड एज पीपल की सामाजिक सहायता। फिर मनरेगा, काम दिलाना, राइट टू वर्क इसका 41, 42, 43 तीनों ही काम के लिए है। तो मनरेगा और सोशल असिस्टेंस, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसी का हिस्सा। और मैंने बताया उसमें क्या है, एक्सक्लूजन एरर बड़ी प्रॉब्लम है, करप्शन बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ करप्शन मिट जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाए, डीपीएसपी में जान आ जाएगी। ठीक है, 41 आ गया समझ में। 42 मैटरनिटी रिलीफ, 1961 का जो एक्ट है वो 12 सप्ताह की छुट्टी देता था, मैटरनिटी लीव। लेकिन 26 सप्ताह कर दिया गया, संशोधन करके कितना किया गया? 26 सप्ताह। और साथ में पैटर्निटी भी दे दिया, केवल बच्चा पालने की जिम्मेदारी महिलाओं की नहीं है। पहले सरकार भी ऐसा मानती थी ना कि महिला को बच्चा हुआ है इसलिए उसके केयर भी कौन करेगा? हाँ,
नहीं, उसकी केयर पुरुष भी करेगा, उसकी भी जिम्मेदारी, पति की भी जिम्मेदारी, इसलिए उसको पैटर्निटी लीव देंगे। प्राइवेट सेक्टर के लोग भी देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको भी मिलेगी, उस महिला को भी मिलेगी। तो यहाँ कुछ केसेस हैं, अरविंदो कॉलेज वाला केस है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो डॉक्टर जो है वहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो उसकी प्रेगनेंसी जब आई तो उसको मैटरनिटी लीव का उसने आवेदन दिया, तो कॉलेज ने ये कहकर कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट पे आए हो तो आपको ये वाला फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसीजन दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं उनको भी मैटरनिटी रिलीफ मिलेगी। तो प्राइवेट सेक्टर तो है ही है। तो प्राइवेट सेक्टर कई देशों में उतना उत्साहित नहीं होता मैटरनिटी रिलीफ के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि सरकार जो है उन कंपनियों को उन दिनों की कुछ 50% या सैलरी सरकार देती है, 50% प्राइवेट सेक्टर देता है। तो इस तरह से वो प्रमोट करते हैं, लेकिन भारत में उसको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही डाला हुआ है। पर अगर सरकार सहायता का ऑफर नहीं करेगी, असिस्टेंस का ऑफर नहीं करेगी, तो उससे नुकसान ये है कि फिर वो महिलाओं को नौकरी नहीं देंगे ना, खास करके उनको जिनकी शादी हो चुकी है उनको बिल्कुल नहीं देंगे, या शादी होते ही उनके शर्त रख देंगे कि आपको फिर नौकरी से निकाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मैटरनिटी लीव जो है बहुत लंबा होता है, 26 सप्ताह तक, या इसके पति को भी देना या उसको भी, मतलब वो तो एक अधिकार है, अधिकार के रूप में हो गया। ठीक है, अजय अभी कहाँ से आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो आगे आएगा ना 44। मैं तो 42 पे हूँ, छूटा नहीं है, अभी आ रहा हूँ। अभी 42 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 43 आर्टिकल 43 क्या है? आर्टिकल 43 यस, मिनिमम वेजेस, न्यूनतम जीविकोपार्जन, मिनिमम वेजेस, कम से कम इतनी मजदूरी मिले जिससे जीवन ठीक से चले। सरकार की जिम्मेदारी होगी, स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो वेतन का ख्याल रखे, इतना पेमेंट तो कम से कम दिलाए। और 43A पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, खास करके जब लेबर रिफॉर्म की बात हो रही हो, लेबर को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है, ऐसे समय में जब कभी भी फैसला हो रहा होगा तो मैनेजमेंट लेबर पार्टिसिपेशन भी कराएगा, लेबर में से भी कोई प्रतिनिधि उसकी मीटिंग में होगा। और ये जब हुआ था तब आपने देखा कि सिनेमा, जो समानांतर सिनेमा बना, उसमें हीरो जो होता था फिल्म का, वो मजदूरों की तरफ से हड़ताल करता था और वो फिर मिल मालिकों के साथ बैठ करके टेबल पे बात करता था। ये 43A है, आगे समझ में? तो उस पर फिल्में बनी हैं, समानांतर सिनेमा, पैरेलल सिनेमा। अब आया आपका 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। सिविल कोड क्या होता है? समान नागरिक संहिता के मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो 2-4 चीज़ें समझ लीजिए यहाँ पर। और लिखते समय मैं अभी आपको बताया था, पेरोकेल नहीं होना है, आपको रेशनल बने रहना है, व्यापक तरीके से लिखना है, अच्छे से लिखना है और सेक्युलर तरीके से लिखना है। कई लोग एकदम यूनिफॉर्म सिविल कोड आते ही आग बबूला हो जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो होता है वो पर्सनल लॉ से है, बाकी सब तो यूनिफॉर्म है ही है, यूनिफॉर्म ही है बाकी सब। आईपीसी यूनिफॉर्म ही है, अगर कोई हत्या करता है तो 302 ही लगता है। जेल में सब जाते हैं, सबके साथ कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे ही, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया सब समान है, सब कुछ समान है। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई झंझट नहीं है। झंझट जो है वो सारा का सारा
पर्सनल वाला है, और पर्सनल लॉ में 5 चीजें आती है, पकड़ लीजिए कौन सी, मैरिज। पर्सनल लॉ में 5 चीजें आती है, इसी को लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, मैरिज। इसके अलावा नहीं होती, ध्यान रखिए, थोड़ा समझिए। रिलीजन बिल्कुल अलग चीज है, कोई नमाज कर पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई क्या करता है, चर्च में जाता है, वो सब बिल्कुल अलग चीज है। और वो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग देखते ही हैं, वो बिल्कुल अलग चीज है। और उसमें तो धार्मिक स्वतंत्रता और वो सब है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में 5 चीजें हैं, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, जो गोद लेते हैं बच्चे को, और सक्सेशन, संपत्ति का हस्तांतरण। संपत्ति का हस्तांतरण अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से होता है। मुसलमानों में संपत्ति का हस्तांतरण बच्चों में अलग तरीके से जाता है, हिंदुओं में अलग तरीके से जाता है। विवाह की प्रक्रिया दोनों की अलग है, डाइवोर्स की प्रक्रिया अलग है। अब थोड़ा मोदी जी ने सेम कर दी है, सेक्युलर बना दिया उसको सेक्युलराइजेशन कहते हैं। कोर्ट से जो चीजें होंगी वो सेक्युलर होंगी, कोर्ट से जो चीजें होने लगती वो सेक्युलर, रिलीजियस नहीं रहती। अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेके आए थे, तो अंबेडकर 1955 से पहले कब आया था हिंदू कोड बिल? 1954। तो उसके पहले हिंदू मैरिजेस सेक्युलर नहीं थी, रिलीजियस मैरिजेस थी। और रिलीजियस मैरिजेस थी 7 जन्मों का, 1 जन्म का भी झंझट नहीं था। मंत्र पढ़ दिए और अग्नि के फेरे ले लिए तो 7 जन्मों का चक्कर पड़ जाता। पर ये हमेशा फर्स्ट जन्म ही माना जाता। ये आखिरी भी तो हो सकता है। ठीक है, इसको फर्स्ट काउंट करेंगे रिलीजियस में। तो रिलीजियस मैरिजेस थी, और बहुत सारी शादियां हो सकती रिलीजियस, क्योंकि पुराणों में और हिंदू माइथोलॉजी में और उसमें बहुत पत्नियां लिखी रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 54 में इस बात का विरोध हुआ कि हमको सेक्युलर मत बनाओ, तो हिंदुओं ने तो सेक्युलरिज्म को अपना लिया 1954 में, हिंदू कोड बिल। नेहरू ने कहा अंबेडकर जी बनाओ, अपन लेके आएंगे इसको। उन्होंने कहा इसका भी बना दूं मैं, मुसलमान वाला भी, इस्लाम वाला भी। बोले नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी नहीं बनाना है, उसको बाद में बनाएंगे। तो उसी को लाने की झंझट है कि उनका भी सेक्युलर करो, पर उनका सेक्युलर दरअसल पहले से ही है। उनका सेक्युलर इसलिए कि उनका जो विवाह है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और हिंदू का विवाह जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि उसमें जन्मों जन्मों का संबंध था। बट अब हिंदुओं में डाइवोर्स जोड़ दिया गया, तो डाइवोर्स जोड़ दिया गया तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो हिंदुओं का विवाह हो गया मुसलमानों जैसा। तो हिंदुओं को लगा कि चलो ये तो तुमने कर दिया, अब मुसलमान 4 पत्नी रख सकता है, ये अभी भी है। तो उसको हटाओ तो बात बने, फिर दोनों उनका भी सेक्युलराइजेशन करो। अब आ रहा समझ में? झगड़ा ये है कि हिंदुओं का विवाह किसके जैसा हो गया? मुसलमानों जैसा हो गया, क्योंकि हिंदुओं में डाइवोर्स की व्यवस्था नहीं थी, तलाक होता ही नहीं था। लेते डोली उठेगी और अर्थी उठेगी, मतलब बोलते थे ना, इधर से डोली जाएगी और उधर से अर्थी जाएगी, ऐसा था सिस्टम। अंबेडकर ने कहा नहीं, जरूरी नहीं है, बीच में डाइवोर्स। विडो रीमैरिज हो सकती है, वो एक्ट पहले से ही बना हुआ, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बनवाया था, तो वो पहले से था। सती प्रथा का अंत, थोड़ा कमर तो वो उन्होंने तोड़ दी थी परंपराओं की, जो इस प्रकार की कुरीतियां हैं उनकी कमर राजा राम मोहन राय ने तोड़वाई थी बेंटिक से। थोड़ी फिर ईश्वरचंद विद्यासागर ने बची कुछ एक साथ सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हिंदुओं के, अंबेडकर ने, और एक ही साथ तोड़ दी 1954 हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल काफी हद तक सेक्युलर है, बस ये है कि वो फेरे उसके अग्नि के चारों तरफ होंगे, और कुछ रिलैक्सेशन है कि कौन सैंग्विनस मैरिजेस नहीं हो सकती अपने ही संबंधों में, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मामा के साथ शादी होती है, तो वो फिर उन्होंने थोड़ा, हिंदुओं में झंझट ज़्यादा है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से विवाह की पद्धतियाँ हैं, इसलिए यूनिफॉर्म हिंदुओं को करना ज़्यादा झंझट है। अभी हिंदुओं को यूनिफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आती है बात,
लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मुसलमानों का ज़्यादा झंझट नहीं है, उनका एक बुरका वो वाला है 3 तलाक वाला, तो वो 3 तलाक वाला आपने ख़त्म कर दिया, तो वो हो गया, उसका जितना होना था लगभग हो गया, ज़्यादा अब झंझट बचा नहीं है उसमें। और वो 4 पत्नी वाला है तो 4 पत्नी रखेगा तो खिलाएगा भी से, उसमें बहुत सम्मान पूर्वक रखने का लिए बोला है कि चारों को अलग अलग मकान दिलवाना होगा, तो बड़ा चैलेंज है उसमें। तो असली में व्यवहार में जब देखने जाओगे तो मुसलमानों में 4 पत्नियां नहीं मिलती, बल्कि हिंदुओं में ज़्यादा है, जिनमें मना कर रखा है उसमें ज़्यादा है। आप कितने मुसलमानों को जानते हो जिनकी 4 पत्नियां हैं और चारों के पास अच्छे अच्छे बंगले हैं? तो एक आदमी को जो है अपना एक परिवार पालना ही मुश्किल हो रहा है। गैस सिलेंडर का 1200-1100 हो जाता है तो चिल्लाने लगते हैं, फिर 4 गैस सिलेंडर लेने होंगे तो फिर कितना दिक्कत होगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत दिक्कतें हैं उसके साथ। तो इस्लाम में इतना आसान नहीं है, ठीक है, और वो उनकी प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए आपको इतनी आपत्ति कि मेरी एक पत्नी है और इनकी 4 है और बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही, तो बंद करवा दो, का हो भी सकता है, कर दें। इसमें मुसलमान को भी 4 रखने की क्या ज़रूरत है, एक ही बहुत है, क्या ज़रूरत है, तो कर दें, हो जाएगा यूनिफॉर्म। अच्छा चलो, मोदी जी ने जितना इच्छा शक्ति दिखा के 3 तलाक ख़त्म करवाया है ना, और उसको सजा बना दिया। अब अगर कोई 3 तलाक बोल करके ऐसे तलाक देगा तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, नॉन बेलेबल हो गया, और 1 से 3 साल तक जेल में रहना उसको। तो ये झंझट कौन पालेगा? तो उन्होंने ठीक है, ऐसा ही 4 वाले के लिए कर दो कि 20 तारीख के बाद में अगर किसी ने 1 से ज़्यादा पत्नी रखी तो फिर वो हिंदू पे भी लागू करो। हिंदुओं में बहुत सारे लोगों की 2-2, 3-3 पत्नियां हैं, वो तो यही हैं, उनको भी जेल भेजो, दोनों के लिए कर दो, तो आपको जेल में हिंदू ज़्यादा मिलेंगे। नहीं, करना चाहिए, कर दें उसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दे, बस बात खत्म। तो वही झंझट बचा है। यानी कि सेक्युलर किसको बनाया गया देखा जाए तो हिंदुओं को, मुसलमानों की तरह कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डाइवोर्स की व्यवस्था आ गई, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो पवित्र संस्कार नहीं बचा। हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से वो एक पवित्र संस्कार था और वो टूट नहीं सकता। इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी नहीं टूट सकता, इतना खतरनाक था वो, इतना जबरदस्त था। उसको इसी जन्म में टूटने वाला बना दिया गया 54 में, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया। यही तो टूटने की व्यवस्था है ना। उधर वो बोलता है कबूल है और बाद में बोल देता है तलाक तलाक तलाक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, समझौता एक, और समझौता भंग हुआ मतलब बात खत्म। तो 5 चीजें समझ में आ गई। एडॉप्शन की व्यवस्था, मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस देना होता है, उनको 3 महीने तक मेंटेनेंस देना होता है। उसके बाद अगर उसकी शादी हो जाती है तो फिर बात अलग है। अगर कोई वो ज़्यादा ओल्ड एज वाली है महिला मुसलमान और वो अब शादी नहीं कर पाती है तो उसको फिर पूरे जीवन भर मेंटेनेंस देना होगा, पैसे देने होंगे, भत्ता, निर्वाह भत्ता। हिंदुओं में भी निर्वाह भत्ता है, दोनों में दिया जाता है, दोनों में डाइवोर्स होता है। तो वो तो हिंदू मुसलमान सब बराबर हो गए, शादी में भी, डाइवोर्स में भी, मेंटेनेंस में भी। गोद लेने वाला तो वैसे ही सरकारी सिस्टम है, एडॉप्शन के सरकारी कानून है, वो तो सेक्युलर है ही है। और रही बात आखिरी की, सक्सेशन की, कि बच्चों को संपत्ति कैसे जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि उधर जो है कोई भेदभाव होना चाहिए। महिलाओं को वहाँ पे भी होना चाहिए संपत्ति, अगर नहीं है तो हो जाए। मुझे लगता है उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ मुझे भी और अच्छे से पढ़ा है लॉ में, लेकिन भूल गया हूँ मैं, तो आप देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता यूनिफॉर्म सिविल कोड, कई बार बोलता है सुप्रीम कोर्ट की यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दो, बाकी सब यूनिफॉर्म ही है, बाकी कोई झंझट नहीं है। और हमेशा कोर्ट बोलता है कि एसेंशियल पार्ट है कि नहीं इनकी रिलीजन का, तो जो कौन सा जुराब क्या था वो सुराब तो मोजे होते तो हिजाब जो है उसका झंझट। आप ईरान में देख रहे हो लोग जो है वो लगे हुए हैं, तो उन्होंने, कोर्ट ने मनाही कर दिया कि ये कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है। कुरान में तो मोहम्मद साहब ने कुछ कहा नहीं है कि हिजाब पहनो। तो ये बात के जो कुरीतियाँ, तो ऐसे ही सती प्रथा को भी तो ऐसे ही निकाला था कि ओरिजिनल हिंदू टेक्स्ट में नहीं है। यही सबरीमाला वाले में दिया था कि ओरिजिनल हिंदू टेक्स्ट में नहीं है, ओरिजिनल हिंदू टेक्स्ट में ये विवाह नहीं है, इस प्रकार का कई जन्मों वाला झंझट, ये सब नहीं है। ये सब बाद में लोगों ने इंक्लूड किया। बाद में जो भी किसी भी धर्म ने अपने धर्म में बाद में जो चीज़ें जोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट उसको
हटा सकता है, सरकार उसको हटा देगी, सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करेगा। बाद में जुड़ी हुई चीज़ों को नहीं मानेंगे। जब शुरुआत हुई थी धर्म की तब कौन सी मूल बातें थी उसकी बात करो। बाद में आपने 1000 साल में 1500 साल में जो प्रैक्टिस में लेके आ गए, ये तो लोग अपने स्वार्थ के कारण कुछ तो भी प्रैक्टिस में लेके आ गए, तो ये सब हटाओ। इन सब की कोई, तो महिलाओं की स्थिति जो आज खराब है भारत में, हिंदुओं में भी, ये उस समय थोड़ी थी। वेदों के समय में तो महिलाएं यज्ञ भी करती थी, जनेऊ भी पहनती थी, ऋषि होती थी, वो भी ऋषि, महिला ऋषि होती थी, जैसे पुरुष ऋषि होते हैं वो, उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी, संस्कृत की जानकार थी। तो ठीक वही आप लागू करो, कोर्ट तो सपोर्ट करेगा, लेकिन उससे पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है उसको नुकसान पहुंचता है। तो हिंदुओं में पैट्रियार्की जो है उसको नुकसान पहुंचता है, चैलेंज होता है, परिवार के पुरुष लोगों को वो आक्रमण लगता है अपने ऊपर, आया समझ में? तो वो थोड़ा सा खतरनाक है। तो कोर्ट तो आपको सपोर्ट कर दो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म करने से किसने रोका है? हिम्मत आप में होनी चाहिए, इतना भारी बहुमत और कब आएगा? अभी करो, रखा क्या है उसमें? कुछ भी झंझट नहीं है, कुछ भी झंझट नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आई। हाँ, हिंदुओं में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों में मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्री लोकल सोसाइटी है, मैट्रीलिनियन सोसाइटी है, माता के नाम से वंश चलता है, उसको फिर पिता के नाम से वंश चलाना। कई जगह पर सिंगल पेरेंट है, वो पिता का नाम नहीं लिखवाना चाहती महिला, तो भी कई जगह बाध्य किया जाता है, इसका पिता का नाम बताओ। तो एक बार आप सेक्युलर कर दोगे, एक बार आप यूनिफॉर्म कर दोगे, मुझे लगता है बहुत सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। लेकिन हिंदुओं में आपस में टकराव होने की संभावना ज़्यादा, हिंदू मुसलमान का टकराव होने के बजाय मुझे लगता है हिंदुओं में ही आपस में होने की ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि आप कुछ लोगों को सुधारने जाओगे और यूनिफॉर्म करने जाओगे, उस चक्कर में आपसे वो अलग होने की बात करेगा कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि डाइवर्सिटी हिंदुओं में अंदर ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अलग अलग तरह के हिंदू हैं, अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं। सिंधियों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, जैन का थोड़ा सा अलग जाता है बहुत, क्योंकि इन सबको तो हिंदू माना हुआ है। तो दो ही तो कंडीशन है, बाकी सब तो हिंदू ही माने जाते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसलिए मैं इतनी बेबाकी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसमें होना जाना कुछ नहीं है। जिस स्ट्रगल की बात की जा रही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो फिर मुसलमानों का ऐसा हो जाए, कुछ नहीं होना जाना उसमें। उनका हो चुका है, 3 तलाक से हो गया है, और थोड़ा बहुत होगा तो पत्नी वाला थोड़ा घाटा हो जाएगा वो भी ठीक है, हो जाए तो महिलाओं का भला ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे भी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो नाराज़ नहीं होंगे, वो कहेंगे हमारा तो है नहीं, हमारे पास तो एक ही है। तो वो एक वाले तो कोई नाराज़ होंगे नहीं, जो 2 वाले हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो आगे आकर के मेंटेनेंस मांगेंगे या कुछ झगड़ा करेंगे, तब तो आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको पता ही क्या चलना है। किसी ने किसी को 3 तलाक बोला और महिला जाएगी एफआईआर कराने, तभी तो गिरफ्तार करेंगे ना पति को। वो गिरफ्तार करवाने के लिए जब जा रही है एफआईआर करवाने के बीच में ऑटो में ही उसके पास फोन आ गया कि सॉरी वो गलत बोल दिया था, तो तुम घर आ जाओ, तो हो सकता है कैंसिल हो जाए। मतलब हर आदमी को जेल, तभी तो 1 या 2 ही जेल हुई है अभी तक, जबकि कानून बने हुए 3 साल हो गए, तो जेल क्यों नहीं होती? आए दिन आना चाहिए ना कि ये गया एक, ये गया, तो आधे लोग तो फिर जेल में ही बैठे हों। तो ऐसा थोड़ी 3 तलाक बोलना बंद कर दिया लोगों ने। हाँ, लेकिन कानूनी तरीके से जैसे हिंदू जाकर के तलाक लेते हैं कोर्ट में जाकर के, वैसे तलाक तो अभी भी हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि तलाक तुम ले ही सकते हो, तुम मुसलमान हो, इस बात की सजा है कि इसी के साथ रहोगे पूरी जिंदगी तो ये वाली सजा तो नहीं हुई ना उसको। वो तो जो तलाक जिसको लेना है वो तो लेगा, लेकिन अब वो सेक्युलर तरीके से लेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब ये होता है कि आप हिंदू पर्सनल लॉ से भी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एक हिंदू है और एक मुसलमान है। तो अब किसका लागू होगा? तो उन्होंने फिर कहा बोले ना, ये दोनों लागू नहीं होंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट होगा। तो इसलिए इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस होती हैं उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट। और स्पेशल मैरिज एक्ट कोर्ट में जज के सामने एफिडेविट दे करके जो शादी होती है, तो कई लोग तो हिंदू भी, दोनों हिंदू होते हुए भी वो हिंदू कोर्ट बिल से नहीं करते, वो किससे करते हैं? देखा जाए तो स्पेशल मैरिज एक्ट से। हालांकि हवाला दे देते हैं आर्य समाज का सर्टिफिकेट ये वो, और कह देते हैं हमारा हिंदू कोड बिल के हिसाब से ये हिंदू मैरिज आ गया समझ में। पर्सनल लॉ यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इतना सा बस। उसका झंझट मचा रखा है बहुत ज्यादा। कर डालो भैया, कर डालो, आपके पास इतना भयंकर बहुमत है, करो उसको, कुछ भी नहीं रखा है उसमें।
मैंने आज बिल्कुल बिना डर के, बिना हिचक, इस तरह का लैंग्वेज कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। सब लोग इसको बहुत सेंसिटिव मुद्दा मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये मतलब जैसे आग लगा दे। कुछ भी नहीं होगा। 3 तलाक आपने खत्म किया, कहीं प्रदर्शन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये भी हो जाएगा, कर लो पूरा। फिर दिक्कत आएगी ना, फिर दिक्कत ये दूसरी आएगी, हिंदुओं में आपस में दिक्कत आएगी। हिंदू राष्ट्र बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें अलगाव की बात आ जाएगी। प्रॉब्लम वहाँ है, प्रॉब्लम उधर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब हमने वो सिस्टम एडॉप्ट किया सेक्युलर वाला। मुसलमानों से अपेक्षा की जाती है कि वो भी अब एक पत्नी का रख के सेक्युलर सिस्टम एडॉप्ट करें। रिलीजियस मामला ना रखें इसको, क्योंकि पर्सनल लॉ ज़्यादा रिलीजियस मत रखो। हाँ, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि वो शादी जो है मौलवी नहीं कराएगा बल्कि पंडित जी कराएंगे, तो वो तो पर्सनली रहेगा। वो तो उसका मुस्लिम निकाह कहलाएगा और यहाँ हिंदू का विवाह कहलाएगा, और यहाँ पंडित कराएगा, वहाँ मौलवी कराएगा, जो भी कराता है, काजी या मौलवी जो भी है। तो ये तो वही रहेगा ना, इसका तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस का मतलब नहीं है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। 44 पूरी तरह से क्लियर। चलिए 45 तुम जबरदस्ती पहले ला रहे थे उसको, 44 को भूल गए? हाँ, भूलो मत भाई। 45 हाँ, खास करके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 0 से 6 वालों पे फोकस किया गया कि उनका केयर करना। शिक्षा तो क्या होगी 0 से 6 वाली इसलिए शिक्षा की बात तो 6 से 14 वाले की जाती है, और उसको फंडामेंटल राइट 21A जोड़ के उधर कर दिया। पहले 14 तक की बात करते थे ना, वो 6 से 14 उधर ले लिया, इधर क्या रख दिया? 0 से 6। खास करके शिशुओं को सहायता देनी 0 से 6। अब इसमें सब आ जाएगा, मिशन इंद्रधनुष, जो भी वैक्सीनेशन होता है बच्चों को, गर्भवती माताओं का, हॉस्पिटल में प्रसव हो, ये सब आपका 45 में आ जाएगा। क्योंकि 0 से 6 में मातृ मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी वाला, तो क्योंकि 0 मतलब तो इन्फेंट भी आ गया ना, जो इन्फेंट है वो उसकी मृत्यु को भी रोकना, तो ये भी 45 में आ जाएगा। वैक्सीनेशन पूरा का पूरा मिशन इंद्रधनुष इसी का पार्ट हो जाएगा। क्रेशेस बनवाने, तो हर 2 किलोमीटर पर क्रेशेस बनवाने। क्रेशेस मतलब बच्चों का झूला पालना, जिसमें बच्चों को रखा जाएगा, काम के लिए लोग जा रहे हैं वहाँ पर क्रेशेस। तो इसलिए फंडामेंटल राइट नहीं बनाया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 0 से 6 बच्चों को जो है सहायता राज्य देगा। अगर उसको फंडामेंटल राइट बना देते तो जगह जगह पर आपको झूले लगे मिलते क्योंकि 0 से 6 बच्चों को झूले की ज़रूरत है, खिलौनों की ज़रूरत है उनको, है ना। मिड डे मील और आंगनवाड़ी तो वो तो ठीक है, लेकिन तो इसलिए उसको किस में रखा? राज्य की ड्यूटीज़ में डाला गया। तो ये जो क्रेशेस लगवाना और बच्चों के लिए छोटे आंगनवाड़ी में भोजन दिलवाना, मिड डे मील, और ये सब दलिया बंटता है ना आंगनवाड़ी में, ये सब उसी का पार्ट है। किसका? आर्टिकल 45 का। तो क्लियर हो गया 45, ठीक है, अच्छे से उसको लिखिएगा। 46 वीकर सेक्शंस, स्पेशली SC ST के लिए प्रावधान, वीकर सेक्शंस के लिए। EWS इसी का पार्ट आएगा। 103 अमेंडमेंट, 103वां संविधान संशोधन, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 46 में आएगा, क्योंकि वीकर सेक्शंस की बात की। वहाँ इकोनॉमिक बात नहीं थी। कौन सी माइनर, किसकी बात थी? किस प्रकार के उसकी थी? एजुकेशनली बैकवर्ड एंड सोशली बैकवर्ड। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग बात है। यहाँ वीकर सेक्शन स्पेशली डिफाइन किया गया, वीकर सेक्शन, और एग्जाम्पल तो दिया ही है। तो EWS का रिजर्वेशन इसी का पार्ट है, 46 का। 47 ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होगा, केवल मेडिसिनल यूज के लिए होगा। अल्कोहल, लीकर बैन इसी का पार्ट है। शराब प्रतिबंध, शराब पे बंद गुजरात ने लगाया, मोदी जी ने पहले अपने राज्य में बंद कराया, फिर नीतीश कुमार ने बिहार में किया।
नहीं, गांधीवादी दर्शन है। गांधी जी नहीं चाहते थे लोग शराब पिएं, तो अल्कोहल, ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, तो जो मारिजुआना, ये वो, ठीक है, शाहरुख खान का लड़का वो सब, अब थाक नहीं था, वो क्या झंझट है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सब तरह के ड्रग्स पे प्रतिबंध, शराब पे प्रतिबंध। मेडिसिनल यूज़ को रखा है, मेडिसिनल यूजेस आप रख सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। 48, मिल्च एनिमल्स, ड्राउट एनिमल्स का वध नहीं होना चाहिए। तो उधर फंडामेंटल ड्यूटीज में आप पढ़ते हो, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, कॉम्पैशन रखें, एनिमल्स के प्रति दया भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति, यानी कि एक तरह से शाकाहार को प्रमोट करने के लिए कहा जा रहा है, मांसाहार का विरोध है। बट मिल्च एनिमल्स, दुधारू पशु, एंड ड्राउट एनिमल्स, जो कैमल है और वो जो डेजर्ट में जो एनिमल्स, उनका वध नहीं होगा। राज्य की ड्यूटी बनेगी कि उनका वध नहीं होना चाहिए, उनको स्लॉटर्ड नहीं किया जाएगा। 48A बहुत ही ज़बरदस्त रिफॉर्म था ये इन्वायरमेंट के फील्ड में, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण। 48A राज्य की ड्यूटी होगी कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करे। वाइल्ड लाइफ एक्ट तो पहले ही आ गया था, लेकिन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इसी से जुड़ा होगा। 48A 49 नेशनल मॉन्यूमेंट्स वगैरह को बचा के रखना। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं हमारे इस ब्यूटीफुल कंट्री में, एक से एक चीज़ें हैं, एक से एक इमारतें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, कल्चरल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस, बहुत अच्छी प्लेसेस हैं। यहाँ तक कि एकेडमिक प्लेसेस भी हैं, और कुछ इस प्रकार की हैं जो सेक्युलर प्लेसेस, कनॉट प्लेस सेक्युलर प्लेस न तो को मुसलमान का, ना हिंदू का, ना कल्चर का भी कुछ अलग, अंग्रेजों का बनाया हुआ राष्ट्रपति भवन, ठीक है, वायसराय हाउस था। तो घूमने फिरने के लिए एक से एक बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रीय स्मारक है, और अब मोदी जी ने बनाया सेंट्रल विस्टा, ठीक है। तो ये सब राष्ट्रीय संस्मारक हैं, स्मारक, मॉन्यूमेंट्स, इनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य है। नागरिकों की ड्यूटी भी बताई हुई है उधर, क्योंकि लोग अपना फ्रेंड का नाम लिखाते हैं वहाँ पर कोयले से तो उन सबको बचाना है, तो ड्यूटीज़ भी है। सरकार थोड़ी ख्याल रखेगी इस सब पे, और नॉन एनफोर्सिएबल तो है ही है, कोर्ट में तो जा नहीं सकते। तो ये दोनों की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि वो ना लिखने दे, और जनता की भी ड्यूटी कि वो ना लिखे, और उसको खुरेचे नहीं। इसलिए आप जाते हो भीमबेटका में तो जाली लगी हुई है ना, पिलर्स वो लगा दिए, बैरिकेड्स, नहीं तो वो पेंटिंग, नई पेंटिंग कराते हो ठीक है, आदि मानव बन जाते लोग तो इसलिए वो बैरिकेड्स लगा दिया। तो वो राज्य की ड्यूटी थी, उसने किया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रोल है इसमें, ASI। तो 49 में जब भी लिखोगे तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो आपको है ना, थोड़ा सा इस बार मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ समझ में आ रहा है, सरकार के प्रोग्राम कौन से चल रहे हैं, कौन कौन सी एजेंसी चल रही है, वो उस आर्टिकल में जाके लिखना। अभी हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको कॉपी कर लेते हैं, बोलते हैं हमने नोट्स बना लिए। नहीं, ये नोट्स नहीं है, जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत उस प्रोग्राम को लिखना, कि गवर्नमेंट DPSP को लागू करने के लिए क्या कर रही है, इन दिनों में कौन सा प्रोग्राम चला रही है। तो जिस DPSP की बात हो रही है उसका कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या, वो लिखो, और उसमें दिक्कत है तो वो लिखो, उसके चैलेंजेस लिखो, तब जाकर के वो UPSC का सिलेबस हो। नहीं तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ में पेपर दे रहे हो बस, क्योंकि आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अभी अधिकांश लोग यही करते हैं,
41 लिखा, 41 को वहां से 3-4 लाइनें लिखी रहती है, उसी को इधर अपने हाथ से लिख दिया और दिन भर इतराए घूमते हैं कि हमने नोट्स बना लिए, हमारे नोट्स बन गए। क्या नोट्स बन गए? कॉपी पे ऊपर का लिख डाला है आपने, उसको लिखने को थोड़ी नोट्स बोलते हैं। अरे उसको एनालिसिस करो, समझो। मैंने अभी बताया, कुछ खुले दिमाग में, फंडामेंटल राइट्स तो खुल गए होंगे अच्छे से। अब ये भी आ गया। ये है पॉलिटी। पॉलिटी ऐसे चलती है। करंट अफेयर्स पहले बताया मैंने, और इस अभी का सारा करंट अफेयर्स डीपीएसपी के साथ जोड़ दिया। यही तो कला आपको आनी चाहिए, जोड़ने की तो कला है। पेपर तो हवा ही नहीं लगता है, देखा नहीं आपने यूपीएससी का पेपर, यूं तो हवा ही नहीं लगता है। तो फिर वहां आपको लिखना तो कला है ना, कैसे लिखोगे? ऐसे थोड़ी लिख पाओगे। तो 50 सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, आर्टिकल 50। शक्तियों का पृथक्करण कैसे? जुडिशरी का पावर अलग होगा, लेजिस्लेटिव का पावर अलग होगा, एग्जीक्यूटिव का अलग होगा। अब इंडिया में तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिका में जाएंगे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में वो कांग्रेस का मेंबर नहीं हो सकता। हिलेरी क्लिंटन को चुनाव लड़ना था, रिजाइन दिया। अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं रहोगे, लेजिस्लेशन नहीं करोगे। ओबामा बने थे, रिजाइन। कांग्रेस के थे, रिजाइन। यानी कि कांग्रेस में आप हो, वहाँ सीनेट में हो, तो अगर आप सीनेटर हो तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा, तब आप। हमारे यहाँ तो उसका मेंबर होगा तो बनेगा, उल्टा है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। लेजिस्लेटिव मेंबर ही हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी सारे के सारे उसका लेजिस्लेशन में हो, किसी न किसी लेजिस्लेटिव में, यानी कि चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, मेंबर होना जरूरी है। इसलिए वाकई में हमारा जो है वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, लेकिन वहां पर वाटर टाइट सेपरेशन है। ठीक है, एयर टाइट सेपरेशन, वाटर टाइट सेपरेशन कह सकते हो उसको। बिल्कुल सेपरेशन है, बिल्कुल आप अलग हो, इसलिए वो जिम्मेदार भी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर खास करके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के उसके अगेंस्ट कर दिया जाता है कि जुडिशरी के आप उसमें आप दखल नहीं दोगे, आप इन और ये जो है उधर नहीं देंगे, ये उधर नहीं देंगे, बस इसको सेपरेशन ऑफ। क्योंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो उसी का पार्ट है, संसद का ही पार्ट है, सांसद हैं वो तो, सांसद तो है ही है, और सांसद होंगे तभी वो मंत्रिपरिषद में होंगे। तो यहां तो सेपरेशन पावर उतना एग्जैक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद अपेक्षा की गई है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि ये तो बायलैटरल होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति हम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? पति पत्नी में जो है, पति और पत्नी दोनों को साथ में रहने की संकल्प शपथ दिलाई जाती है ना, एक को थोड़ी दिलाई जाती कि शादी निभाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पत्नी को भी दिलाई जाती है कि आपकी भी निभाने की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी। जब हम शपथ दिलाते हैं तो दोनों को दिलाते हैं। ठीक है, और यहां शपथ किसको दे रखी है? शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया। ये तो मतलब एक ऐसी इच्छा शक्ति है 51 कि एक तरफा जिम्मेदारी पकड़ा दी है कि तुमको पंगा नहीं। इसलिए तो हम बोलते हैं हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे। डिफेंस में हम लोग कोई काम कर सकते हैं, लेकिन पहले जाकर के नहीं करेंगे, क्योंकि शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, पीस, इंटरनेशनल पीस। इसलिए आपने 51 को इस नजरिए से कभी नहीं सोचा कि ये तो बहुत ही यूनिक चीज है कि शायद ही किसी देश ने ऐसा प्रतिबंध डाला हो अपने ही देश पे, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख करके। इंडिया ने तो लिख करके डाल रखा है, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के डाल रखा है कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष